अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेंटर ऑफ मास है। और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इफेक्ट करते हैं, और लास्ट में टॉपलिंग वर्सेस स्टेबिलिटी। हम देखेंगे टॉपलिंग क्या होती है। यानी जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टिल्ट करते हैं तो कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो टिल्टेड फोर्स के रिमूव होने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फॉल ओवर कर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज के लेक्चर में हमने इन चीज़ों को डिस्कस करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, अंडरस्टैंड करने से पहले, आपके सामने मैं एक दो फिगर्स रखता हूँ। उन फिगर्स से हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक फिगर है। इसमें एक पर्सन ने अपनी इस फिंगर पर इस पेंसिल को स्टेबल किया हुआ है। ये पेंसिल जो है, लेड पेंसिल, ये स्टेबल कंडीशन में है, स्टेबल पोजीशन में है। जिस पॉइंट पर इस पेंसिल को हमने स्टेबल किया हुआ है ना, ये सर्टेन पॉइंट जो है ये बेसिकली सेंटर ऑफ मास होता है। यानी सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है, डेफिनेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। जस्ट इन सिंपल वर्ड्स के सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पकड़ें तो वो स्टेबल हो जाए। ठीक है। और इस सेंटर ऑफ मास पर, यानी इस पॉइंट पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है वर्टिकली डाउनवर्ड, ये बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली वो पॉइंट है जहां पर ऑब्जेक्ट स्टेबल होता है, और उस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है, इस वजह से वो पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहलाता है। एक ये ऑब्जेक्ट है। देखें, ये ऑब्जेक्ट जो है ये नॉन यूनिफॉर्म है। किसी जगह पर इसका मास कम है, किसी जगह पर मास की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। ये ऑब्जेक्ट जो है ये भी एक सर्टेन पॉइंट पर स्टेबल हुआ है। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जहां पर ये वाला ऑब्जेक्ट, एक इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल हुआ है, जो पी पॉइंट है जिसको मैंने ये ब्लू कर दिया है, ये पॉइंट बेसिकली इसका सेंटर ऑफ मास कहलाता है। और यहां से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पर वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगी, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगी ये लाइन। तो इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अगर यूनिफॉर्म है, रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है, नॉन यूनिफॉर्म या इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है, दोनों केसेस में हर तरह के ऑब्जेक्ट्स का कोई ना कोई एक पॉइंट होता है जहां पर हम उस ऑब्जेक्ट को इजीली स्टेबल कर पाते हैं। वो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं। ये डेफिनेशन है। सेंटर ऑफ मास बेसिकली एक पूरे ऑब्जेक्ट में वो पॉइंट होता है जहां पर हम उसे स्टेबल कर लेते हैं। इजी वर्ड्स में या डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ऐसा लगता है कि सारे का सारा मास जो है वो उस एक सिंगल पॉइंट पर ही इकट्ठा हुआ है, एक्ट कर रहा है। इसी तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है कि जहां पर सारे का सारा वेट जो है अपीयर्स टू एक्ट, ऐसा लगता है कि इस बॉडी का सारा वेट एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, वो पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ये डेफिनेशन है इसकी। तो जो रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनका जियोमेट्रिक सेंटर होता है। और अगर इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनका जो COM या COG है वो हैवियर पार्ट के करीब होगा। और ये सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लेमिना के शीट से मेजर किया जाता है। ये एक्सपेरिमेंट होता है, बेसिकली एक्टिविटी होती है जो क्लासेस में करवाई जाती है। ये पॉइंट जो है हम क्लास के लिए ही इसको रखते हैं। तो जस्ट ये आपने एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे इसको माइंड में रखना है। मैं एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ, उसमें मैं ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर कर देता हूँ। ये स्टूडेंट्स आपके सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले देखें, ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है। रेगुलर शेप का मतलब है हर तरफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो है वो एक जैसी है, इक्वल है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसके ज्योमेट्रिक सेंटर के ऊपर है। लेकिन अगर हम इस केस में आ जाएं, देखें यहां पर ये थिन है और यहां पर ये थिक है, यानी यहां पर मास डिस्ट्रीब्यूशन कम है
इस ऑब्जेक्ट को देखें, ये ऑब्जेक्ट इस जगह पर थिन है और यहाँ पर इसकी थिकनेस है, यानी यहाँ पर मैस डिस्ट्रीब्यूशन जो है कम है, यहाँ पर मैस डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, यानी कि यहाँ ये वाला पार्ट जो है हैवियर है। तो देखें जो सेंटर ऑफ मैस है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हैवियर पार्ट के क्लोजर है। ये बात अभी हमने डिस्कस की थी, हैवियर पार्ट के क्लोजर है, ठीक है। इसी तरह ये वाली जो डायग्राम है इसमें ओवरऑल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन यहाँ पर आके मैस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये हैवियर पार्ट है। तो इसमें भी आप देखें कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्लोजर टू दी हैवियर पार्ट है। इसी तरह इस फिगर में देखें, ये वाला पार्ट जो है हैवियर है, यहाँ पर मैस डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हैवियर पार्ट के क्लोजर है। तो ये दो पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं कि अगर एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंटर ऑफ मैस बेसिकली उसका ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, और अगर एक नॉन यूनिफॉर्म है तो उसका जो सेंटर ऑफ मैस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हैवियर पार्ट के क्लोजर होगा। आप ये समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मैस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। ये आपके ओ लेवल्स का जो कोर्स है, करिकुलम है, उसके अकॉर्डिंग आपने ये बात याद रखनी है कि सेंटर ऑफ मैस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक कॉमन पॉइंट ही होता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सेंटर ऑफ मैस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इफेक्ट करते हैं। बेसिकली दो फैक्टर्स होते हैं, हम दोनों फैक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फैक्टर नंबर वन, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मैस एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पोजीशन किस तरह इफेक्ट करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट में सेंटर ऑफ मैस या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना लोअर होगा ना, ये हम कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर जस्ट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होगा वो ऑब्जेक्ट जो है उतना ही स्टेबल होगा। इसकी एग्जांपल आप यूं समझ सकते हैं, जैसे आजकल की जो कार्स हैं या व्हीकल्स हैं, आप देखेंगे व्हीकल्स जो हैं वो उनकी जो बेस है वो बहुत लोअर है। वो नीचे से अगर आप उसको देखें तो वो ज़मीन के बहुत करीब होती हैं। उनका जो सेंटर ऑफ मैस है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उनको एज लो एज पॉसिबल रखा जाता है ताकि उन ऑब्जेक्ट्स में या व्हीकल्स में स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। और इसी तरह अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर होगा तो जितना ये हायर होगा उतना ही ये लेस स्टेबल होगा। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है विड्थ ऑफ बेस। जो बॉटम एरिया होता है किसी भी व्हीकल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो भी बेसिकली स्टेबिलिटी में एक की रोल प्ले करता है। बेस जितनी वाइडर होगी उतनी ही स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। ये बात अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे एग्जांपल में, जब हमने टॉपलिंग को स्टेबिलिटी को डिस्कस करना है। और सेकंड है जी कि अगर बेस नैरो है, नैरो बेस का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट उतना ही लेस स्टेबल होगा। तो स्टूडेंट्स ये दो फैक्टर्स हैं जो सेंटर ऑफ मैस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इफेक्ट करते हैं। वो किस तरह इफेक्ट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। पोजीशन जितनी लोअर होगी और बेस जितनी वाइडर होगी, इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट उतना ही स्टेबल होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टॉपलिंग वर्सेस स्टेबिलिटी। उसमें ये चीज़ें ज़रा डिस्कस होंगी डिटेल में कि वाइडर बेस किस तरह स्टेबिलिटी को इन्हांस करती है। सपोज
यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। अगर इस ऑब्जेक्ट पर मैं यहां पर एक फोर्स एक्सर्ट करूं और उससे ये ऑब्जेक्ट जो है ये टिल्ट हो जाए, कुछ इस शेप में चला जाए। अब यहां से अगर मैं फोर्स को रिमूव करूंगा तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो ये ऑब्जेक्ट जो है फॉल ओवर कर सकता है, या ये ऑब्जेक्ट जो है अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाएगा इस शेप में, इस पोजीशन पर वापस आ जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा साइड पे बनाया ताकि बात की क्लैरिटी हो जाए। अगर फोर्स को रिमूव करने के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है फॉल ओवर करता है, इसको हम कहते हैं टॉपलिंग, के ऑब्जेक्ट जो है वो टॉपल कर गया है। और अगर वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है तो इसे हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये स्टेबल है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट्स हैं स्टेबिलिटी वर्सेस टॉपलिंग के। अब हमें ये कैसे पता चले कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये टॉपल करेगा या स्टेबल होगा? तो इसके लिए सबसे पहले देखें कि ये यूनिफॉर्मली शेप्ड ऑब्जेक्ट है, तो ये पॉइंट इसका जो है सेंटर ऑफ मास है। यहां से अगर एक मैं लाइन को ड्रॉ करूं तो ये लाइन बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शो करेगी, पहली बात। दूसरी बात, इस ऑब्जेक्ट की जो ये वाली बॉटम है ना, ये इसकी बेस है। इधर से ये वाला जो बॉटम है ये इसका बेस है, ये जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन जो है बेस में से पास कर जाए तो इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट जो है ये स्टेबल है। स्टेबल का मतलब है फोर्स को टिल्ट, जो फोर्स है उसको रिमूव करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर या इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाएगा। जैसे अब यहां पर देखें, अगर यहां पर हम ड्रॉ करें तो यहां पर भी ये बेस में से पास कर रहा है, तो इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल है और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करेगा। लेकिन अगर ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये लाइन आउटसाइड द बेस पास करे, तब ऑब्जेक्ट जो है वो टॉपल करेगा, फॉल ओवर कर जाएगा। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो लाइन है ये बेस को क्रॉस कर रही है, विद इन द बेस पास कर रही है या आउटसाइड द बेस पास कर रही है। टॉपलिंग के मैं एग्जांपल अब आपको देता हूं। यही ऑब्जेक्ट है, चलें यहां पर ये मैं टिक कर देता हूं कि ये स्टेबल है ऑब्जेक्ट। अब टॉपलिंग की एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं फर्दर टिल्ट करूं, ये देखें, जब मैंने इसको फर्दर टिल्ट किया तो अब ये जो लाइन है ये बेस में से पास नहीं की बल्कि आउटसाइड द बेस पास की। तो जब ये आउटसाइड द बेस पास कर जाएगी, जब इस वक्त मैं इस पर ये टिल्टेड फोर्स को रिमूव करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन को रीगेन नहीं करेगा बल्कि टॉपल करेगा और फॉल ओवर करेगा, गिरेगा। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे, आपने देखे होंगे कि जो टिल्टेड होते हैं और टिल्टेड फोर्स को रिमूव करने के बाद समटाइम्स वो फॉल ओवर करते हैं, समटाइम्स वो फॉल ओवर नहीं करते। तो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ये लाइन बेस में से पास कर रही है या नहीं कर रही। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये टॉपलिंग या स्टेबिलिटी होती क्यों है, ऑब्जेक्ट को कैसे पता चलता है कि मैंने यहाँ पर स्टेबल होना है या मैंने यहाँ पर टॉपल करना है। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ये टॉपल वर्सेस स्टेबिलिटी बेसिकली ये मूवमेंट ऑफ फोर्स की वजह से होता है। इसकी जो रीजन है वो मूवमेंट ऑफ फोर्स है, यानी टॉर्क है। टॉर्क बेसिकली इसमें डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट को टॉपल करवाना है या स्टेबल करना है। कैसे? सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है,
ये इसका सी जी है। ये पॉइंट जहां पर ये इस फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है ना, ये इसका पिवट पॉइंट है। और ये जो लाइन है ये बेसिकली लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जहां पर एक्ट कर रही है। पिवट से ये लाइन ऑफ एक्शन का जो ये वाला डिस्टेंस है ना, ये बेसिकली मोमेंट आर्म है जिसको हम डी के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे ये जो फोर्स है ये पिवट के लेफ्ट साइड पर एग्जर्ट हो रही है। मोमेंट ऑफ फोर्स वाले लेक्चर में मैंने इसको फुली एक्सप्लेन किया था कि अगर एक फोर्स पिवट के लेफ्ट साइड पर एक्ट करे तो ये कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस करेगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए हम इसको पिवट की तरफ रोटेट करवाते हैं। तो जब इसको मुकम्मल हम रोटेट करवाएंगे तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो इस तरफ होगी, और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो ये ऑब्जेक्ट को उसकी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस ले आएगा, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल होगा। तो ये रीज़न है कि जब भी बेस में से लाइन पास करती है तो ऑब्जेक्ट स्टेबल क्यों होता है। बेसिकली उस पर जो टॉर्क एक्सर्ट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, जो उसे उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस ले आता है। सेकंड केस में देखते हैं कि जब सेंटर ऑफ ये जो लाइन है ये बेस में से बाहर निकल जाती है तब क्या होता है। अब ये वाला सेकंड पॉइंट है। अब ये सेकंड पॉइंट है, अगेन यही वाला पिवट पॉइंट है जहां पर ये बॉडी के साथ फ्लोर के साथ ये बॉडी अटैच है, और ये लाइन ऑफ एक्शन है जो कि ये वाली बेस है, और ये जो लाइन है सी ओ जी की ये बेस में से आउटसाइड है। तो अब यहाँ पर देखेंगे मोमेंट आर्म कौन सा है। पिवट से ये लाइन ऑफ एक्शन है, पिवट से लाइन ऑफ एक्शन का ये डिस्टेंस जो है ये बेस है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो फोर्स है वो पिवट के राइट साइड पे डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, यही कंडीशन है। अब पिवट के राइट साइड पे जब डाउनवर्ड एक्ट करेगी तो आपने इसको पिवट की तरफ रोटेट करवाना है। जब रोटेट करवाएं तो देखें ये कौन सा मूवमेंट है। तो ये वाला जो मूवमेंट है ये होगा क्लॉकवाइज मूवमेंट, और क्लॉकवाइज मूवमेंट में ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस एरो की तरह इस तरफ को रोटेट करेगा, और इसकी रोटेशन की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है टॉपल करेगा, फॉल ओवर कर जाएगा। तो बेसिकली स्टेबिलिटी और टॉपलिंग जो है वो मोमेंट ऑफ फोर्स की वजह से होती है, और ये जब लाइन बेस में से पास करती है या आउटसाइड द बेस पास करती है तो जो मोमेंट ऑफ फोर्स है उसकी डायरेक्शन मैटर करती है कि वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। उससे फिर ये पता चलता है कि ये जो टिल्टेड फोर्स है इसको रिमूव करने के बाद अब स्टेबिलिटी होगी या टॉपलिंग होगी। तो ये स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स थे। अब हम पास पेपर के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पीस ऑफ कार्ड ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड डेंसिटी इज सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पिन। डायग्राम शोज कार्ड एट रेस्ट विच क्रॉस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो जहाँ पर यह स्टेबल हुआ है ना जिस पोजीशन पर, उसके नीचे जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं उस वर्टिकल लाइन पर बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस केस में होगा सी, क्योंकि एक तो ये लोअर है और दूसरा मोर मैस के ये क्लोजर है, तो इस वजह से सी इज द राइट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल कंटेनर्स पी एंड क्यू आर पार्टली फिल्ड विद डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ सैंड, पोजीशन ऑफ सी जी इज लेबल्ड, which container is more stable and why it is more stable। स्टेबिलिटी के लिए एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोअर होना जरूरी है, तो इन दोनों में से देखें क्योंकि आइडेंटिकल कंटेनर्स हैं तो पी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोअर है, इस वजह से पी जो है वो मोर स्टेबल होगा। बेस जो है वो दोनों की सेम है, तो इसका मतलब है इसमें बेस वाला वाइडर या नैरो बेस का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, सिर्फ हम इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन को देखेंगे। लोअर पोजीशन मींस मोर स्टेबिलिटी, सो ए इज द राइट ऑप्शन।
ये लास्ट क्वेश्चन है, 4 ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मास रेस्ट ऑन अ टेबल, सेंटर ऑफ मास ऑफ ईच इज लेबल्ड जी, विच ऑब्जेक्ट इज लीस्ट स्टेबल। ये पॉइंट अब देखें। सबसे पहले तो देखें इन सब की पोजीशंस भी डिफरेंट है, किसी की पोजीशंस लोअर है, किसी की पोजीशन जो है वो हायर है। एक तो लीस्ट स्टेबल के लिए पोजीशन जो है वो हाई होनी चाहिए, और सेकंड जो है तीनों की, इन चारों की बेसिस भी डिफरेंट हैं, तो लीस्ट स्टेबल के लिए नैरो बेस होनी चाहिए। यही पॉइंट्स हमने पढ़े थे। हायर जी होना चाहिए, नैरो बेस होनी चाहिए। तो ये देखें तो बी में ये दोनों जो हैं कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो बी इज द राइट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक सेंटर ऑफ मास से रेलिवेंट। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम और मोमेंटम से रेलिवेंट सब टॉपिक्स। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।